Hello guys, a very warm welcome. So today in this lecture we will be looking up at monetary policy. So we are starting up with a new topic. हिंदी में इसे कहते हैं मौद्रिक नीति. Monetary policy जब भी आपके सामने ये टर्म है, whenever you come across this particular term, please understand monetary policy has to do with central bank. Okay, so इस टॉपिक में मेजरली हम क्या देखने वाले हैं? We will be looking up at the role of central bank here. Role of central bank. So be it any monetary policy, हम कोई भी monetary policy अगर पढ़ने जाते हैं, let's say monetary policy of USA, monetary policy of Japan, right? Any economy for that matter, you will always find there will be role of central bank. Now I'm not talking about the commercial bank that we have ना by the name of Central Bank of India. उसकी बात नहीं हो रही है ये. Central bank जब मैं कह रहा हूँ, भारत के लिए जो सेंट्रल बैंक है वो एक इकलौता अपने आप में, इट इज रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आरबीआई. सो यहां पर किसकी बात होगी? वी विल बी टॉकिंग अबाउट रोल एंड फंक्शन ऑफ आरबीआई with respect to circulation of money, with respect to fixing up of interest rates, right? Increasing, decreasing, different variable ratios, right? So ये सारी चीजें आपको यहाँ देखने को मिलेंगी monetary policy में. Now, before I take you into this topic, what I would like you to do is, I would like you to imagine money. ठीक है, मैं चाहता हूं कि आप क्या करें, आप अपने दिमाग में मनी को इमेजिन करें, राइट? एंड ट्राई एंड थिंक एज टू व्हाट कम्स टू योर माइंड व्हेन यू थिंक ऑफ मनी. सबसे पहली चीज जो आपके दिमाग में आ रही है वो क्या है? ठीक है, सो व्हेनेवर यू थिंक ऑफ मनी, व्हाट इज द फर्स्ट थिंग दैट कम्स इन योर माइंड? नाउ आई बिलीव मेनी ऑफ यू वुड से दैट मनी इज मोर लाइक अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. कि सर हम बाजार में पैसा लेके जाते हैं, राइट, और मनी देके हम गुड्स एंड सर्विसेज परचेज कर सकते हैं. सो दिस इज सिंपली अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और इट इज ऑल्सो अ स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट? मनी अपने आप में जो है वैल्यू का स्टोर भी है. इट इज सिंपली अ स्टोर ऑफ वैल्यू, राइट? फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आपके हाथ में 2000 रुपए का नोट रखता हूं, राइट, तो आप इस नोट से, इस करेंसी फॉर्म से यू गेट द आइडिया दैट यू हैव दिस मच अमाउंट ऑफ मनी एंड यू कैन गो आउट, राइट, एंड यू कैन परचेज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹2000, राइट? उससे ज्यादा का नहीं, उससे कम का भी नहीं, एग्जैक्टली इक्वल टू 2000, राइट? सो ये क्या है? ये दर्शा रहा है अपने आप में कि इसमें वैल्यू भी स्टोर की जा सकती है. उस वैल्यू का गुड्स एंड सर्विसेज हम मार्केट में जाके एक्सचेंज करके वी कैन परचेज दीज गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो, right? When you look at this particular definition that money is a medium of exchange or money is a store of value, this particular definition of money has to hold for every individual, है ना? ये जो definition हमने लिखी है ये माइक्रो इकोनॉमिक लेवल पर हर इंडिविजुअल के लिए, हर हाउसहोल्ड के लिए, इंडिविजुअल के लिए, हाउसहोल्ड के लिए, फर्म के लिए, कंपनी के लिए, इट शुड होल्ड, राइट? Yes or no? Do you agree with this or not? अगर ये डेफिनेशन होल्ड नहीं करेगी तो मनी का कोई रेलेवेंस नहीं होगा. Now don't you think that in order for this particular definition to hold, right, we definitely need some kind of body, we definitely need some kind of organization. हम एक पर्टिकुलर बॉडी, हम एक पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन की रिक्वायरमेंट है, राइट? अगर हम हिस्टोरिकली अगर हम देखने जाएं, राइट, अगर मैं बात करूं आपसे फॉर्म्स ऑफ मनी की, right? So the order of form of money would be that in historical times we were basically using something called as commodity money, है ना? जो सबसे पहला फॉर्म ओरिजिनेट किया पूरी दुनिया में वो था commodity money, where commodity was being used, some particular commodity was being used as a form of money itself. For example, if we go to Latin American countries, अगर हम साउथ अमेरिकन कंट्रीज की ओर जाएं, राइट, सो वहाँ हिस्टोरिकली कोकोआ बीन्स यूज करते थे, राइट? अगर हम यूरोप की तरफ आए, सो यूरोपियन कंट्रीज में वी वर यूजिंग द फैट ऑफ अ व्हेल, है ना? इफ यू कम अक्रॉस टू कंट्रीज लाइक इंडिया, अगर सब कॉन्टिनेंट की बात करें तो हमारे यहाँ स्पाइसेस यूज किए जा रहे थे, राइट? या फिर आइवरी टस्क यूज करते थे. टीथ ऑफ अ व्हेल वर बीइंग यूज्ड एज अ फॉर्म ऑफ मनी.
and then slowly and gradually this itself gave rise to metallic form of money, जहां पर हमें क्या देखने को मिला, we could see historically gold coins, silver coins, copper coins, etc. Right? Now one of the most unique features about commodity money was, सबसे important aspect इसमें क्या था, that in commodity money you will always find that the intrinsic value of money is majorly higher as compared to its face value. Right? फेस वैल्यू क्या है? फेस वैल्यू है जो लिखी हुई है ना। मान लीजिए एक सोने का सिक्का है, उस पर लिखा है 1 रुपया, है ना। अब ऑब्वियस ही बात है, अगर हम आज के ज़माने में बात कर रहे हैं तो उसकी कीमत 1 रुपया नहीं है. इट इज़ नॉट वर्थ 1 रुपी, इट इज़ वर्थ मच मोर, राइट. सो इफ आई ब्रेक डाउन दैट कॉइन into simple basic metal gold, and if I try and sell that gold, I will find that the value is definitely higher than 1 rupee. Yes or no? Right? So commodity money में आपको क्या देखने को मिलता है कि intrinsic value higher है face value से, and thereby over the period of time any issuing authority would have realized that the cost of printing or minting this money is higher. अगर मैं ही राजा होता, आप राजा होते उस टाइम पर, और अगर आपकी ट्रेजरी से पैसा खर्च हो रहा था ऐसे पैसे को मिंट करने के लिए, प्रिंट करने के लिए, आप भी रियलाइज यही करते इस बात को कि हमारे पॉकेट से ज़्यादा खर्च हो रहा है ना, इसे प्रिंट मिंट करने में ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, एंड देयर बाय व्हाट वी नीड इज समथिंग चीपर. हमको क्या करना है? हमको कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग, कॉस्ट ऑफ मिंटिंग को लोअर डाउन करना है, सो दैट इट डजंट बिकम अ बर्डन ऑन द एक्सचेकर, है ना, हमारी अपनी खुद की ट्रेजरी पर बर्डन ना बने. ठीक. एंड इसी आइडिया के साथ ओरिजिनेट करता है द सेकेंड फॉर्म ऑफ मनी which is fiat money. FIAT, fiat money. fiat पैसा कहते हैं इसे हिंदी में, है ना. So fiat money is that form of money where the value of the money is being assigned by some particular authority. यहां पर आपको क्या देखने को मिलेगा? यहां पर आपको देखने को मिलेगा कि कोई पर्टिकुलर अथॉरिटी जिसको ये पावर दी गई है, उसके इंटरवेंशन से, है ना, उसकी अथॉरिटी के द्वारा इस मनी को वैल्यू दी जाएगी, है ना. फॉर एग्जाम्पल यू कैन डू दिस बेसिक एक्सरसाइज. अगर आप अपनी पॉकेट से इफ यू टेक आउट 100 रुपी नोट, है ना, सो आप यहां पर देखेंगे आई प्रॉमिस टू पे द बेरर, ऐसा कुछ लिखा मिलेगा. आई प्रॉमिस टू पे द बेरर अ सम ऑफ ₹100, अ सम ऑफ ₹100, और नीचे साइन किए हो गए होंगे गवर्नर के. आरबीआई गवर्नर सिग्नेचर विल बी देयर. अगर आप हिंदी में देखें इसको तो हिंदी में लिखा होगा मैं धारक को अदा करने का वचन देता हूं, है ना, और नीचे आरबीआई गवर्नर के हस्ताक्षर है, राइट. सो ये क्या डिनोट कर रहा है? ये डिनोट कर रहा है कि आरबीआई को हमने ये पावर दी है, लेजिस्लेटिव फॉर्म में पावर दी हो या जैसे भी दी हो, राइट. वी हैव गिवन दिस पावर टू आरबीआई गवर्नर दैट ही कैन एक्चुअली गिव वैल्यू टू द मनी बाय साइनिंग ऑन दिस करेंसी नोट. अगर इस पर हस्ताक्षर ना हो, अगर इस पर करेंसी नोट पर सिग्नेचर ना हो आरबीआई गवर्नर का, राइट, तो इसकी क्या वैल्यू होगी? विल इट हैव सम वैल्यू? नो सर, है ना. तो आपको समझना है ये बात कि फिएट मनी के केस में, जो कि ये है हमारे पास करेंसी नोट्स, है ना, यहां पर आपको जो है डेफिनेटली कुछ ना कुछ चिन्ह नजर आएगा, कुछ साइन नजर आएगा, राइट, जहां पर अथॉरिटी अपने आप में वैल्यू एस्टैब्लिश कर रही होगी मनी की. ठीक है. बट अभी भी when you look at it ना, you will find that the cost of printing or minting money is still higher. जैसे for that matter, if I give you an example here, in order to print a 100 rupee note, government of India has to pay somewhere close to 6 rupees, 5 to 6 rupees in order to mint that note. तो 100 रुपए के नोट को छापने के लिए अभी भी 5 से 6 रुपया खर्च किया जा रहा है एक नोट को छापने के लिए, है ना, मटेरियल वगैरह सब कुछ इंक्लूड करके. तो सरकारों को अभी भी रियलाइज होगा कि द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग और मिंटिंग इज स्टिल हायर. कैन वी हैव एनी अदर फॉर्म ऑफ मनी वेयर वी कैन ब्रिंग डाउन दैट कॉस्ट, है ना. सो आइडिया वही चल रहा है ना. हम यहाँ से बढ़े थे कमोडिटी से फिएट की और आइडिया वही था. वी वांट टू रिड्यूस डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग और मिंटिंग, and this particular idea now gives rise to the third form of money, which in itself, है ना, the third form of money which in itself is your representative money or bank money. representative money or also called as bank money. इसी को हम कहते हैं बैंक पैसा, बैंक मनी, representative money और बैंक मनी. ठीक है.
रिप्रेजेंटेटिव मनी और बैंक मनी के केस में व्हाट विल यू फाइंड? यू विल फाइंड दैट इन दिस फॉर्म ऑफ मनी वी हैव एक्चुअली क्रिएटेड समथिंग इन ऑर्डर टू रिप्रेजेंट फिएट मनी, है ना। इसी फिएट मनी को कुछ रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया गया है ना। अभी आप एग्जाम्पल के फॉर्म में देखना है इसे। फॉर एग्जाम्पल लेट्स से वी हैव समथिंग कॉल्ड एज अ चेक। आई हैव समथिंग कॉल्ड एज अ चेक, राइट। चेक के ऊपर क्या लिखा है? पे दिस मच टू दिस मच एंड देयर इज सिग्नेचर हियर, राइट। सो मैं क्या कर सकता हूं, मैं चेक में भर सकता हूं, आई कैन फिल अप द अमाउंट हियर, राइट। आई कैन फिल अप द नेम ऑफ द पर्सन ऑल्सो एंड देन आई कैन साइन द चेक। यहां पर मैं बेरर कर सकता हूं इसे, राइट। आई कैन डू ऑल ऑफ दीज थिंग्स। आपको नहीं लगता कि मैं चेक में जो भी अमाउंट भर रहा हूं, राइट, वो क्या कर रहा है? दैट इज सिंपली डिपिक्टिंग दिस करेंसी नोट ओनली। मान लीजिए मेरे को अगर किसी व्यक्ति को 1 लाख रुपए देने हैं, राइट, आई नीड टू पे हिम 1 लाख रुपीज। या तो मैं इन नोट्स के फॉर्म में दे दूं, राइट, 2000 के नोट्स, 500 के नोट्स, इस फॉर्म में दे दूं। अदरवाइज व्हाट आई कैन डू इज आई कैन सिंपली टेक आउट अ चेक एंड आई कैन राइट डाउन पे 1 लाख रुपीज टू मिस्टर सो एंड सो एंड आई कैन साइन इट। So don't you think this is simply representing my fiat money only, right? So check itself is a form of bank money. Check क्या है? अपने आप में बैंक मनी का हिस्सा है। क्यों? यहाँ पर पैसा जो है वो represent कर रहा है किसको? It is representing fiat money. Similarly the debit cards that you hold, debit cards जो आप hold करते हैं, आप गए, let's say for example you go to petrol pump, आपने पेट्रोल भरवाया और आपने क्या किया? आपने मशीन पे कार्ड स्वाइप किया, राइट, एंड दैट पेमेंट इज डन। सो क्या कर रहा है? जो पैसा आपने बैंक में रखा है उसी पैसे को ये रिप्रेजेंट कर रहा है, राइट, इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मनी, इन द फॉर्म ऑफ प्लास्टिक मनी, एंड दैट इज व्हाई डेबिट कार्ड्स आर आल्सो पार्ट ऑफ रिप्रेजेंटेटिव मनी ओनली, राइट। बट आइडिया अभी भी ये था कि भाई इवन दो वी हैव बीन एबल टू लोअर डाउन द कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग और मिंटिंग मनी नाउ, है ना, हम देख पा रहे हैं कि कॉस्ट ऑफ मिंटिंग और प्रिंटिंग कम हो गया है, लेकिन अभी भी ये चाहते हैं कि और कम हो जाए, राइट। सो दैट इन इटसेल्फ गिव्स राइज टू द फोर्थ फॉर्म ऑफ मनी। इससे निकलता है हमारे पास फोर्थ फॉर्म ऑफ मनी, फोर्थ फॉर्म ऑफ मनी विच इज योर डिजिटल मनी। डिजिटल मनी। Now remember when I talk of digital money, I am not talking about your platforms like Google Pay, Paytm, इनकी बात नहीं कर रहा हूं मैं, है ना, क्योंकि ये केवल और केवल अपने आप में एक प्लेटफॉर्म है ना, ये अपने आप में केवल एक प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म फॉर डिजिटल मनी टू बी सेंट, डिजिटल मनी टू बी ट्रांजैक्टेड। सो हम इन प्लेटफॉर्म्स को यूज करके डिजिटल मनी को केवल ट्रांजैक्ट कर रहे हैं, हम एक जगह से दूसरी जगह भेज रहे हैं, है ना, रिसीव कर रहे हैं, लेकिन ये अपने आप में डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी नहीं है, भीम भी नहीं है, राइट, नेफ्ट नहीं है, IMPS भी नहीं आएगा, राइट। सो आप इन सबको हटा सकते हैं, नेफ्ट, IMPS, ये सब प्लेटफॉर्म्स हैं, ऑल ऑफ दीज आर सिंपली प्लेटफॉर्म्स, राइट। सी व्हेन आई से ऑफ डिजिटल मनी यू हैव टू अंडरस्टैंड डिजिटल मनी इज गोइंग टू बी अगेन अ स्टोर ऑफ वैल्यू। जैसे हमने कहा ना कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना चाहिए और स्टोर ऑफ वैल्यू होना चाहिए, राइट। तो याद रखिए जो इस साल के बजट में प्रपोज किया गया है सरकार के द्वारा, दैट RBI विल बी ब्रिंगिंग इन समथिंग इन द फॉर्म ऑफ डिजिटल मनी। RBI क्या करेगा? इस साल डिजिटल करेंसी निकालेगा भारत के लिए, राइट। सो ये जो डिजिटल करेंसी निकल के आएगी, चाहे वो ई-रुपी के फॉर्म में हो, है ना, सरकार ने यही कहा है दैट इट विल बी बेस्ड ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी। इसको हम बेस करेंगे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर, ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर। सो इट इज येट टू बी सीन, राइट, किस फॉर्म में आएगा। बट एक बात तो तय है कि भारत में एक नया डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी आएगा, राइट, जिसे हम डिजिटल मीन्स में ही होल्ड कर पाएंगे, राइट। जैसे अपने फोन्स में होल्ड कर लिया हमने, फोन्स को यूटिलाइज, स्मार्टफोन्स को यूटिलाइज करके हमने इनमें पेमेंट कर दी, रिसीव कर लिया पैसा, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द न्यू डिजिटल फॉर्म ऑफ मनी दैट वी हैव। नाउ द आइडिया ऑब्वियसली हियर हैज बीन इंस्पायर्ड फ्रॉम क्रिप्टो करेंसीज, ठीक है। लेट मी बी वेरी क्लियर अबाउट दिस। ये जो आइडिया है ये कहीं ना कहीं क्रिप्टो करेंसी से ही डिराइव्ड है, ठीक है। बट डिफरेंस क्या है आप समझिए, राइट। द करंट फॉर्म ऑफ क्रिप्टो करेंसीज दैट वी हैव, दीज आर प्राइवेट करेंसीज। जो अभी हमारे पास क्रिप्टोज हैं, है ना, ये क्या है? ये अपने आप में प्राइवेट करेंसीज हैं,
राइट, और यहां पर हमारे पास कोई भी रेगुलेटर नहीं है. वी डू नॉट हैव एनी सिंगल रेगुलेटर टू रेगुलेट दीज क्रिप्टो करेंसीज. हमें नहीं पता ये कितना कंट्री में एंटर करेगा, कितना कंट्री से बाहर जाएगा, राइट, एंड वी कैन नॉट रेगुलेट इट ऑल्सो. आरबीआई यहां पर कोई भूमिका नहीं निभा सकता, राइट, और इसीलिए क्या है, यहां पर रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है. दैट इज वाई आरबीआई इज नॉट इन अ मूड टू अलाउ दीज प्राइवेट क्रिप्टो करेंसीज टू बी यूज्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज. समझिए बात को, राइट. असेट हो सकता है, हम खरीद के एक्सपेक्ट कर लें कि इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी, घट जाएगी, है ना, जैसे जमीन के साथ होता है ना, लैंड के साथ, कि इसकी वैल्यू बढ़ जाए घट जाए, वो कहानी हो सकती है. दिस कैन बी अ फॉर्म ऑफ डिजिटल एसेट इन इटसेल्फ, बोथ दिस एंड एनएफटी, है ना, नॉन फंजिबल टोकन्स. बट व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर इज, आपको जो बात समझनी है वो बात क्लियरली वो ये है कि हम बात कर रहे हैं यहां पर मीडियम ऑफ एक्सचेंज की. सो इसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज के फॉर्म में अलाउ करना रिस्की हो सकता है, राइट, क्योंकि हमें नहीं पता कि कितना फॉर्म ऑफ मनी एंटर करेगा, कितना फॉर्म ऑफ मनी एग्जिट कर जाएगा, जिसके कारण मनी जो है कभी भी मार्केट में बढ़ सकता है, विच विल इटसेल्फ गिव राइज टू द रिस्क ऑफ इन्फ्लेशन इन इटसेल्फ. ठीक है, अभी मैं वापस आऊंगा, है ना, I will again come back to this aspect of cryptocurrencies and I will tell you why this is a bit tricky here, है ना, ये क्यों problematic है. I want to take you back, right, थोड़ा पीछे वापस चलते हैं. जो अभी तक हमने समझा है, हमने ये समझा है कि मनी जो है वो अपने आप में मीडियम ऑफ एक्सचेंज है. मनी इज सिंपली अ स्टोर ऑफ वैल्यू, और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी हैव ओरिजिनेटेड, राइट. बट मनी का ये जो डेफिनेशन हमने लिखा है माइक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में, जो होल्ड करना चाहिए, इसको होल्ड कराएगा कौन, राइट, दैट इज द मेजर क्वेश्चन. सो हमने माइक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में देख लिया, ठीक है. अब इसी सवाल का जवाब ढूंढते हैं कि इसको कौन होल्ड कराएगा. नाउ व्हाट आई वांट यू गाइस टू इमेजिन इज, जिस प्रकार से आप बाजार जाते हैं, आप पोटैटो खरीदते हैं, टमाटो खरीदते हैं, अनियंस खरीदते हैं, राइट, कोई भी कमोडिटी आप खरीदते हैं ना डेली बेसिस पे, रेगुलर बेसिस पे जो आप खरीद रहे हैं, मैं चाहता हूं आप ऐसे ही मनी को भी इमेजिन करें एज अ कमोडिटी. एक कमोडिटी के रूप में इमेजिन करिए, ठीक है. जैसे आप आलू प्याज की बात करते हैं ना, राइट. नाउ ट्राई एंड रिलेट, थोड़ा सा रिलेट करने की कोशिश करिएगा. इफ द सप्लाई ऑफ अनियन इन द मार्केट गोज डाउन, सप्लाई ऑफ अनियन कम हुआ, क्या होता है, प्राइसेस अपने आप बढ़ जाता है. सप्लाई ऑफ अनियन गोज टू हाई, क्या होगा, ऑटोमेटिकली प्राइसेस विल श्रिंक अवे, right. Similarly, don't you think this value of money in itself can vary, can increase, can decrease, right? And that is why, जैसे कि आप देखते ही हैं कि सरकार क्या करती है, हमारी बहुत एक्टिवली इसमें engrossed रहती है. Why? Because we have a very vast section of population with differential income levels, right? That is why government is deeply engrossed in this process and wants the supply to be uniform, the value to hold, and that is why government क्या करता है यहाँ पर, कई बार आप देखेंगे जब महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, प्याज के दाम बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगे, सरकार जम करेगी, सरकार इंटरवीन करेगी, कहेगी हम डोर टू डोर सप्लाई करते हैं अनियंस, राइट. सारे फैमिलीज के लिए 3 किलो 5 किलो ऐसे लिमिट प्लेस करेगी और बोलेगी लेट्स कीप द प्राइस टू बी 30 पर केजी, सो दैट एनी फैमिली, राइट, जो भी गरीब परिवार हैं, जो भी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शंस हैं, वो आके हमसे खरीद सकें, ताकि उनकी ये बेसिक नीड पूरी हो सके, है ना. अब मनी भी हर कोई फैमिली होल्ड करती है, तो आप समझिए बिल्कुल सिमिलर टर्म्स में दैट मनी इज ऑल्सो लाइक अ कमोडिटी एंड वी वांट दैट वी शुड हैव, राइट, अप्रोप्रिएट लेवल्स ऑफ मनी इन द इकोनॉमी. हमारी इकोनॉमी में अप्रोप्रिएट लेवल्स होने चाहिए लिक्विडिटी के, मनी के, ताकि सभी जितने भी लोग हैं उनके लिए वो डेफिनेशन होल्ड करे, राइट. जब भी हम इसकी कमोडिटी की बात कर रहे हैं, व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू इज दैट the manner in which we try and control, right, the supply of that particular commodity. Similarly, यहाँ पर भी हमारा attempt क्या होगा, our attempt here with respect to money will be to manage this commodity. हम चाहेंगे इसको मैनेज करना, ठीक. अब याद रखिए मैनेज में 2 पार्ट आते हैं, राइट. जैसे अगर मैं आलू प्याज की बात करूं तो 2 एस्पेक्ट आते हैं, एक तो प्रोडक्शन का एस्पेक्ट आ गया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूशन का एस्पेक्ट आ गया. प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन. मनी के लिए क्या होगा, मनी के लिए प्रोडक्शन नहीं, मनी के लिए होगा मिंटिंग ऑफ मनी, है ना. और डिस्ट्रीब्यूशन नहीं. मनी के केस में क्या होता है, मनी जो है वो खर्च किया जाता है मार्केट में, इट इज स्पेंट इन द मार्केट थ्रू विच इट इज इंट्रोड्यूस्ड, ठीक है ना. सो यहां पर मैं कह सकता हूं एक्सपेंडिचर
एक्सपेंडिचर और द पावर टू स्पेंड, और द पावर टू स्पेंड, ठीक है जी, एक्सपेंडिचर और द पावर टू स्पेंड। अब जरा सोचिए, ठीक है, जस्ट ट्राई एंड इमेजिन दिस, लेट्स से आई हैव दिस पर्सन, मेरे पास एक व्यक्ति है, ठीक है, आई हैव मिस्टर ए एंड आई एम गिविंग दिस पावर टू मिस्टर ए। मैंने मिस्टर ए को ये पावर दी कि सर आपके पास ना, मैं आपको पेपर दे रहा हूं, मशीन दे रहा हूं, सब कुछ दे रहा हूं, आई एम गिविंग यू एवरीथिंग दैट यू नीड टू मिंट मनी। आप अपने घर बैठ के मिंट कर सकते हो, जितना चाहे उतना मिंट कर सकते हो, राइट, एंड यू कैन नॉट जस्ट मिंट, आई एम ऑल्सो गिविंग यू द पावर टू स्पेंड। मैं आपको खर्चा करने की पावर भी दे रहा हूं, आई एम ऑल्सो गिविंग यू द पावर टू स्पेंड। नाउ यू गाइज थिंक, है ना, थोड़ा सा इस पे रैटल करिए, अपने आप को थोड़ा वर्कआउट करिए इसको, एंड टेल मी, डू यू थिंक दिस फॉर्म ऑफ सिस्टम इज गोइंग टू वर्क? इस तरह का सिस्टम क्या काम कर जाएगा? मान लीजिए मैं आप ही के साथ ये करता हूं, आपको एक मशीन ला के देता हूं, पेपर ला के देता हूं, इंक ला के देता हूं, सब कुछ ला के देता हूं, राइट, जो भी कुछ रिक्वायर्ड है मनी को मिंट करने के लिए, आई ब्रिंग एवरीथिंग टू यू। अनलिमिटेड सप्लाई है आपके पास इसका, राइट, एंड यू ऑल्सो हैव द पावर टू स्पेंड द मनी। तो आप ही मिंट कर रहे हैं और आप ही खर्चा कर रहे हैं, क्या ये सिस्टम होल्ड कर जाएगा? सोच के देखिए, मे बी आपके लिए होल्ड कर जाएगा, लेकिन बाकी जितने लोग हैं इकोनॉमी में उनके लिए तो होल्ड नहीं करेगा। आप समझ रहे हैं क्या करेंगे आप, राइट? यू विल कीप मिंटिंग मनी, आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे, और जैसे जैसे आप इसको बढ़ाते चले जाएंगे, जैसे जैसे आप इसे खर्चा करते चले जाएंगे, राइट, what you will do is you will basically leave behind a trail of money in itself। आप मनी के सप्लाई को बढ़ाते चले जाएंगे जहां जहां से आप गुजरेंगे, राइट। इससे क्या होगा, आपके आसपास जितने भी लोग होंगे, राइट, anyone who goes to the market to buy goods and services, there will be no goods and services to buy। कुछ खरीदने को ही नहीं होगा, या फिर क्या होगा, उनके दाम अपने आप में बहुत बढ़ चुके होंगे, राइट। सो आप क्या कर रहे हैं, यू आर बेसिकली बेनिफिटिंग एट द कॉस्ट ऑफ एवरीवन एल्स। बाकी सबको नुकसान हो रहा है, आप ही को फायदा हो रहा है। यस और नो? इसका मतलब एक बात तो समझ में आ रही है, वन थिंग इज वेरी क्लियर फ्रॉम दिस पर्टिकुलर एग्जांपल, that these two powers of minting the money and the power to spend, they need to be separated out। इन दोनों powers को हमें अलग अलग करना पड़ेगा। One single body cannot be given these two powers, right? एक single entity के पास ये दो powers हम नहीं दे सकते हैं, और यहीं से ओरिजिनेट करता है हमारा ये दो पॉलिसीज, ठीक है, इसी एस्पेक्ट से ओरिजिनेट करेगा हमारा ये दो पॉलिसीज। ध्यान से सुनना, समझना, है ना, दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। सो व्हेन आई से मिंटिंग ऑफ मनी, मिंटिंग के रिस्पेक्ट में हम क्या करते हैं, मिंटिंग के रिस्पेक्ट में हम एक बॉडी लेके आते हैं जिसका नाम है सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक, यू विल फाइंड ईच एनी ऑफ दीज, आई मीन यू गो अक्रॉस द वर्ल्ड, एवरी इकोनॉमी बेसिकली विल हैव सेंट्रल बैंक। हर जगह आपको सेंट्रल बैंक जरूर मिलेगा। हमारे केस में आरबीआई। सो हमने ये रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी, आरबीआई को दी। हमने कहा सर आपका काम है, इट इज योर ड्यूटी, इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू मिंट मनी। और जब आप मिंट कर रहे हैं मनी, राइट, जो भी आप टूल्स यूज करेंगे मिंट करने के लिए, इस मनी को इंट्रोड्यूस करने के लिए, है ना, इस मनी के साथ जब भी बढ़ा रहे हैं घटा रहे हैं, जो भी कहानी आप कर रहे हैं, राइट, ये पॉलिसी क्या कहलाएगी, दिस विल बी कॉल्ड एज, दिस पर्टिकुलर पॉलिसी विल बी कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी। इसे हम कह देंगे मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक है, इसको हम कहेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। दिस विल बी कॉल्ड एज मॉनेटरी पॉलिसी जब हम इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारा मॉनेटरी पॉलिसी। सो जब भी आपको सेंट्रल बैंक दिखाई दे, रोल ऑफ सेंट्रल बैंक दिखाई दे, है ना, जहां पर सेंट्रल बैंक क्या कर रहा है, मनी मिंट कर रहा है, मनी का सप्लाई बढ़ा रहा है, कम कर रहा है, राइट, वो सारे के सारे डिसीजंस, वो सारी की सारी जो नीति की बात हो रही है, वो सारा मौद्रिक नीति है, दैट इज ऑल मॉनेटरी पॉलिसी, ठीक। दूसरा आता है पावर टू स्पेंड, राइट। सो जब भी आपको ये दिखे पावर टू स्पेंड, है ना, पहली बात तो ये किसको दिया गया रोल, सो द पावर टू स्पेंड इज बेसिकली गिवन टू द इलेक्टेड हेड, जिसको लोगों ने चुना, राइट, सरकार, उसको ये रोल दिया गया है। सो द पावर टू स्पेंड इज बेसिकली गिवन टू द गवर्नमेंट इटसेल्फ, सरकार को दिया जाता है ये रोल, ठीक, सरकार को दिया गया है ये रोल। सो द पावर टू स्पेंड इज गिवन टू द गवर्नमेंट।
सो व्हेनेवर यू हैव गवर्नमेंट, जब भी आपको सरकार दिखाई दे और ये खर्चा करने की पावर दिखाई दे, सरकार का एक्सपेंडिचर दिखाई दे, किस प्रकार से सरकार इस पैसे को रोटेट करा रही है, सर्कुलेट करा रही है पूरी इकोनॉमी में, राइट, दैट इज एंटायरली फिस्कल पॉलिसी। ये पूरा फिस्कल पॉलिसी का हिस्सा है, ठीक है। एंड आई बिलीव नाउ इफ आई आस्क यू, अगर मैं आपसे ये सवाल पूछूं, ठीक है, दैट व्हाई डू यू थिंक आरबीआई's ऑटोनॉमी इज इंपॉर्टेंट, क्यों आरबीआई एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन की तरह फंक्शन करना चाहिए, क्यों हम सरकार को जो है इंटरवीन नहीं करने दे सकते, सरकार का इंटरवेंशन अगर होता है आरबीआई में, राइट, दिस कैन बी डिजास्ट्रस फॉर अ कंट्री। व्हाई दिस कैन बी डिजास्ट्रस? इन द सेंस दैट गवर्नमेंट देन विल बी एबल टू गेट आरबीआई टू प्रिंट मोर in order to increase its expenditure, and that is why this can be dangerous situation in the economy, right? मनी सप्लाई अगर बहुत ज़्यादा बढ़ाएंगे, है ना, मनी सप्लाई किससे कोलैबोरेट करना चाहिए, ये भी एस्पेक्ट समझ लो, राइट? हमारा जो मनी का सप्लाई है वो किससे कोलैबोरेट करना चाहिए, किसके किसके लिंक में होना चाहिए? सो रिमेंबर, मनी सप्लाई शुड बी एनफ, राइट, should be enough with respect to the value of goods and services being produced in the economy. Goods and services produced in the economy. तो जैसे जैसे ये बढ़ता है ना, जैसे जैसे हमारा जीडीपी, दिस इज नथिंग बट जीडीपी इटसेल्फ, राइट, यही पढ़ा है हमने पिछले लेक्चर्स में. So this is nothing but GDP itself. So as our GDP keeps increasing, we also need to increase our money supply. But एक ट्रिक ये है ना, you have to remember this basic funda also, कि अगर हम एक 100 रुपए का नोट छापते हैं, ठीक है, अगर हम एक 100 रुपए का नोट प्रिंट करते हैं, if I print 100 rupee note, right, इसकी जो वैल्यू है ना, दिस विल ऑल्सो कम थ्रू नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस इन विच दिस पर्टिकुलर नोट पार्टिसिपेट्स. फॉर एग्जाम्पल, आई हैव ए, आई हैव बी, दो व्यक्ति हैं, ए ने बी को ये नोट दिया 100 रुपीज का, राइट, ये पर्टिकुलर नोट दिया और उसके बदले में गुड्स एंड सर्विसेज ले ली, ठीक है. सिमिलरली बी विल गिव दिस नोट टू सी एंड ही विल ऑल्सो टेक सर्विसेज वर्थ ₹100, सर्विसेज या गुड्स जो भी आप कहें ले लिया, राइट. Then C will give this note to D, and thereby he will also be able to derive goods or services worth ₹100. So आप देख रहे हैं ये नोट 3 जगह पार्टिसिपेट कर रहा है, right? And that is why this particular currency, because of the number of transactions equal to 3, अभी जो number of transactions है वो 3 नजर आ रहा है, right? It is 3. Because of 3 here, है ना, ये तो नंबर वेरी करेगा, इट विल कीप इंक्रीजिंग ओवर द पीरियड ऑफ टाइम. आई कैन वेरी इजीली से कि हमारा जो एक नोट हम छापते हैं वो अपने लाइफ टाइम में, राइट, उसका जो इक्विवेलेंट अमाउंट ऑफ वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज है, दैट नंबर इज गोइंग टू बी रिलेटिवली हायर. इट इज नॉट गोइंग टू बी जस्ट 100. ठीक है, कहने का अर्थ ये है दैट इफ आई टेक यू बैक टू दैट एग्जाम्पल, अगर मैं उस एग्जाम्पल पर आपको वापस लेके जाऊं, ठीक है ना, कि हमारा जो मनी सप्लाई है, our money supply should basically relate to somewhere close to value of goods and services in the economy. So ये तो भारत के लिए मान लेते हैं आज की डेट में it is somewhere close to ₹220 लाख करोड़, है ना, 220 लाख करोड़ के आसपास है. इसका मतलब ये नहीं है कि हम रुपया कितना छाप दे, 220 लाख करोड़ छाप दे, नहीं, है ना. आपको समझना पड़ेगा कि हो सकता है कि 12,000-13,000 करोड़ के आसपास ही, राइट, 12,000-13,000 करोड़ अप्रॉक्सीमेटली, इतनी करेंसी से ही हमारा जो है 220 लाख करोड़ वर्थ का ट्रांजैक्शन हो जाएगा. क्यों हो जाएगा समझिएगा, राइट, क्योंकि मनी के केस में हमारे पास अलग अलग फॉर्म है. हमारे पास फिएट मनी है, हमारे पास रिप्रेजेंटेटिव मनी है, हमारे पास डिजिटल मनी है, राइट. तो सब मिला के, ये सब फॉर्म्स ऑफ मनी मिला के, है ना, ये सारा फॉर्म्स मिला के, दिस शुड बी इनफ टू परचेज गुड्स एंड सर्विसेज वर्थ ₹220 लाख करोड़. ठीक है, सो ये है बेसिक आइडिया हमारे पास. अब हम वापस आते हैं, लेट्स कम बैक टू दैट डेफिनेशन जो हम आपको समझा रहे थे, है ना. लेट्स कम बैक टू दिस एस्पेक्ट हियर. सो आपको समझ में आया कि अगर सेंट्रल बैंक की बात हो रही है, मॉनेटरी पॉलिसी की बात हो रही है,
है ना। आपको समझ में आया कि अगर सरकार की बात हो रही है, खर्चे की बात हो रही है, पैसे को खर्च करने की, देन इट इज सिंपली फिस्कल पॉलिसी, राइट। नाउ लेट मी राइट डाउन दिस पर्टिकुलर डेफिनेशन ऑफ मनी इटसेल्फ। ये जो मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में इसकी डेफिनेशन निकल के आ रही है, जरा इस डेफिनेशन को एक बार लिखते हैं जिससे कि हमें समझ में आए कि एग्जैक्टली मनी है क्या, राइट। सो माइक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में मीडियम ऑफ एक्सचेंज हो गया, है ना, एंड साइमल्टेनियसली स्टोर ऑफ वैल्यू भी हो गया, राइट। बट मैक्रो इकोनॉमिक टर्म्स में वी से दैट मनी इज अ सेंट्रलाइज्ड आइडिया. It is simply a centralized idea. Money is a centralized idea which is inherent to a country. Which is inherent to a country. Yes or no, guys? Do you agree with this? दो फैक्ट्स हैं, दो चीज़ें मैंने मेंशन करी हैं, ध्यान से देखिएगा, है ना। इसमें मैंने दो चीज़ें मेंशन करी हैं कि मनी अपने आप में एक सेंट्रलाइज्ड आइडिया है, और दूसरी चीज़ मैंने मेंशन करी है वो है दैट इट इज़ इनहेरेंट टू अ कंट्री. सेंट्रलाइज्ड क्यों? वी कैन नॉट हैव इट इन अ डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म. भारत का एग्जाम्पल लेके देखो, क्या भारत के अलग अलग राज्यों को ये पावर दे सकते हैं कि आप अपनी करेंसी छाप लें? नहीं सर, है ना. फेडरलिज्म के लिए तो बिल्कुल अच्छा नहीं होगा, और सेंटर स्टेट रिलेशंस तो भूल ही जाएं फिर, राइट. सो मनी इज डेफिनेटली अ सेंट्रलाइज्ड आइडिया, है ना. मनी इज अ सेंट्रलाइज्ड आइडिया, मतलब एक सेंट्रल एजेंसी मिलेगी, बिल्कुल मिलती है भारत में हमें. आरबीआई देखने को मिलती है, एक सेंट्रलाइज्ड एजेंसी विच इज द सोल अथॉरिटी टू इशू करेंसी इन द कंट्री. यही एकलौता पावर है जो अपने आप में करेंसी मिंट प्रिंट कर सकता है. ठीक, हम कह रहे हैं सेकेंडली इनहेरेंट टू अ कंट्री, मतलब हर देश की अपनी करेंसी नजर आएगी. क्यों नजर आएगी? राइट, बिकॉज एवरी कंट्री वुड लाइक टू हैव इट्स से ओवर द रेट एट विच इट्स इकोनॉमी ग्रोज, है ना. भाई अगर मैं मान लीजिए अपने देश की बात कर रहा हूं, तो मैं चाहूंगा, राइट, कि हमारे देश की इकोनॉमी जिस रेट से ग्रो कर रही है उसकी जो रेंज है वो हमारे हाथ में रहे, है ना. हमारी जो इकोनॉमी है अपनी पोटेंशियल के हिसाब से जीडीपी ग्रो करा सके, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज करा सके, वैल्यू एडिशन कर सके. आई विल नेवर लाइक दिस रेंज टू बी इन द हैंड्स ऑफ एनीवन एल्स, एंड दैट इज व्हाई एवरी कंट्री यू विल सी विल हैव देयर ओन करेंसी ऑल्सो. हर देश की अपनी एक इनहेरेंट करेंसी आपको जरूर मिलेगी. जैसे भारत के केस में आरबीआई क्या प्रिंट करता है? आरबीआई गोज फॉर रुपी, है ना. सिमिलरली अगर मैं यूएस की बात करूं, यूएस से डॉलर, राइट. जापान की बात करें, जापान गोज फॉर येन, जापान गोज फॉर येन. ठीक, अगर हम बात करें ब्रिटेन की फॉर दैट मैटर, सो ब्रिटेन गोज फॉर पाउंड, पाउंड स्टर्लिंग, राइट, पाउंड. हम यूरोपियन कंट्रीज की बात करें तो उनकी एक कॉमन करेंसी है तीन देशों की, यूरो, है ना, यूरो. ठीक है. इसी प्रकार से अगर चाइना की बात करें, चाइना की बात करें तो चाइना की अपनी दो करेंसीज हैं, राइट. एक ऑन शोर करेंसी, एक ऑफ शोर करेंसी, राइट. सो दे हैव समथिंग कॉल्ड एज युआन, जो अपना इंटरनली यूज करता है, राइट. और ट्रेडिंग पर्पसेस के लिए क्या यूज करते हैं? दे यूज आरएमबी, रेमनेबाई. दे यूज आरएमबी, रेमनेबाई, REMNIBI, रेमनेबाई. ठीक है. सो ये हैं कुछ करेंसीज जो हम देख सकते हैं कि बिल्कुल सही कह रहा है दैट मनी इज अ सेंट्रलाइज्ड आइडिया विच इज इनहेरेंट टू अ कंट्री. ठीक है. अब जरा इसी एस्पेक्ट को थोड़ा सा इवैल्यूएट करते हैं. लेट्स इवैल्यूएट दिस एस्पेक्ट, है ना. अगर ये मनी का डेफिनेशन है, इफ दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मनी, आपको नहीं लगता कि ये डेफिनेशन जो है क्रिप्टो करेंसीज के बिल्कुल एंटाइथीसिस जा रहा है, बिल्कुल इसके ऑपोजिट जा रहा है? फॉर एग्जाम्पल, है ना, अगर मैं आपके लिए क्रिप्टो करेंसीज की बात करूं, सो क्रिप्टो करेंसीज क्या हैं? क्रिप्टो करेंसीज आर एंटायरली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. क्रिप्टो करेंसीज आर एंटायरली बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन. यस और नो गाइस? है ना, डिसेंट्रलाइज्ड हैं और साथ साथ आइडिया ये है
कि किसी भी कंट्री की उस पर पावर ना हो, राइट। नो कंट्री और नो सेंट्रल बैंक शुड बी एबल टू कंट्रोल इट। सो टेक द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज, टेक द केस ऑफ क्रिप्टो करेंसीज। क्रिप्टो करेंसीज के केस में आइडिया बिल्कुल ऑपोजिट है। द आइडिया इज टू हैव डिसेंट्रलाइज्ड करेंसी। डिसेंट्रलाइज का मतलब यह है, अगर आप चाहें तो आप अपने घर में रिग लगा लें, राइट। आप अपने घर में माइनिंग सेंटर खोल लें और आप बिटकॉइंस माइन कर लें घर में, राइट। हाँ, उसमें सिस्टम लगेगा, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ इक्विपमेंट, दैट विल टेक अ लॉट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर ऑल्सो, राइट। बट कर तो सकते हैं, दैट इज पॉसिबल। सो कंप्लीटली डिसेंट्रलाइज्ड है, राइट। सेकेंडली, इट इज नॉट इनहेरेंट टू अ कंट्री, ये बिल्कुल है ही नहीं, राइट। इसको जब इमेजिन किया गया, इसको तो इसी प्रिंसिपल पे इमेजिन किया गया था, दैट लेट्स से इफ आई एम ट्रैवलिंग टू 7 कंट्रीज, देन आई डोंट नीड टू गो टू डिफरेंट एक्सचेंजेस टू एक्सचेंज माई करेंसीज, है ना। मुझे जरूरत नहीं है कि मैं रुपये को जो है येन में तब्दील कराऊं, फिर येन को कन्वर्ट कराऊं डॉलर में, फिर डॉलर को कन्वर्ट कराऊं लेट्स से चाइनीज़ करेंसी युआन में। ऐसा कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। आप एक सिंगल करेंसी अपने साथ फ़ोन में लेके चल सकते हैं, स्मार्टफोन में, और इसके थ्रू आप ट्रांजैक्शंस पॉसिबल हैं। इसीलिए तो इमेजिन किया गया था, राइट, ओरिजिनली। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट इनहेरेंट टू अ कंट्री, राइट। बिल्कुल इसका ऑपोजिट जाता है, इट इज़ जस्ट द ऑपोजिट ऑफ दिस, राइट। एंड दिस इज़ वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स कि हम थ्योरेटिकली अगर हम देखें, cryptocurrencies theoretically are just opposite to the conventional idea of money। हमारा ये जो conventional idea है ना मनी का, इसके बिल्कुल opposite जाते हैं ये। They are just theoretically opposite to the conventional idea of money, and that is why when it comes to regulating this particular money, जब इसको regulate करने की बात उठती है तो पॉसिबल ही नहीं है सर, इसको रेगुलेट किया ही नहीं जा सकता, इसको बनाया ही ऐसा गया है कि इस पर रेगुलेट करने की पॉसिबिलिटी ही नहीं है, अनलेस एंड अनटिल आप ही इशूअर हों, ठीक। जैसे अभी हम कर रहे हैं, जो सरकार ने बजट में डिक्लेयर किया है इस साल कि आरबीआई जो है वो ही इशू करेगा डिजिटल करेंसी, सिंगल मोस्ट अथॉरिटी, राइट, और उसी के बिहाफ पे जो है वो करेंसी सर्कुलेट कर सकती है, ठीक है। आई होप नाउ दिस मेक्स इट अ बिट मोर क्लियर टू यू गाइज। नेक्स्ट हम क्या देख रहे हैं? नेक्स्ट वी विल बी लुकिंग एट सिंपल बेसिक डेफिनेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। सो कभी अगर कोई आपसे स्टेटमेंट पूछता है व्हाट इज एग्जैक्टली मॉनेटरी पॉलिसी, सो यू कैन से मॉनेटरी पॉलिसी इज मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी। एक ऐसी मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसी है विच इज laid down by the central bank in a country। सेंट्रल बैंक के द्वारा ले डाउन की जाती है ना। जहां पर सेंट्रल बैंक क्या करेगा, सेंट्रल बैंक इज बेसिकली गोइंग टू यूज डिफरेंट सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स। सेंट्रल बैंक विल यूज डिफरेंट मॉनेटरी इंस्ट्रूमेंट्स, राइट, विच इट हैज टू इन्फ्लुएंस वेरिएबल्स लाइक इंटरेस्ट रेट्स, सप्लाई ऑफ मनी एंड अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट। 3 चीजें हैं, तीनों चीजें ध्यान में रखिएगा। क्या क्या वेरी कर रहा है? इंटरेस्ट रेट्स वेरी कर रहा है, ठीक है, इंटरेस्ट रेट्स वेरी कर रहा है। It is changing availability of credit, but याद रखिए ये दोनों ही चीजें, right, both of them they're actually related to money supply only। they are related to money supply only। so end goal क्या है? मनी सप्लाई को ऑल्टर करना है। फॉर एग्जाम्पल अभी रिसेंटली हमने क्या देखा कि आरबीआई ने या मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने, मौद्रिक पॉलिसी जो कमेटी हमने बनाई है, उसने 2 बार अभी जो है इंक्रीज कराया है रेपो को, राइट। दे हैव इंक्रीज द रेपो रेट ट्वाइस। सो आप क्या नोटिस करेंगे? आप नोटिस करेंगे दैट विद दिस इंक्रीज नाउ, राइट, ये जो इंक्रीज किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी में रेपो रेट में, जिसकी वजह से इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं, राइट, अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट कम की गई है और मनी सप्लाई जो है इसको घटाया गया है। इट हैज़ बीन the idea here is to decrease the money supply itself, right। और ये सब क्यों किया जा रहा है? This is simply being done in order to achieve the objectives of the policy। और objective क्या है? What is one of the major objectives of the policy? Objective, for example, यहाँ पर ये है to keep prices stable।
to keep the prices stable in the economy. ये है objective, right? So this is being done with the view to achieve the objective of the policy, which is to keep the prices stable in itself. ठीक है? Now remember, RBI was vested with this responsibility of conducting the monetary policy, and this particular role is explicitly stated. इस रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक्सप्लिसिटली मेंशन किया गया है. कहां पर मेंशन किया गया है? इट इज मेंशन्ड अंडर आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. नाउ गाइज, आई वांट यू टू रिमेंबर दिस. मैं चाहता हूं कि आप इस बात को याद रखें. ठीक है, जब आप हिस्टोरिकली देखने जाएंगे, सो दिस इज द एक्ट थ्रू विच आरबीआई केम इनटू एग्जिस्टेंस. यही वो एक्ट है जिसके थ्रू आरबीआई अपने आप एग्जिस्टेंस में आया था. ठीक है, सो थोड़ा सा हिस्टोरिकल बैकग्राउंड दे रहा हूं मैं आपको आरबीआई का. सो 1927 में रॉयल कमीशन ऑन इंडियन रुपी अपॉइंट किया गया. रॉयल कमीशन ऑन इंडियन रुपी. ठीक है, रॉयल कमीशन ऑन इंडियन रुपी. इसी का जो ऑल्टरनेट नाम है वो है हिल्टन यंग कमिटी या हिल्टन यंग कमीशन. हिल्टन यंग कमीशन. So it was actually Hilton Young Commission which recommended, right? और उस टाइम पर we were under the British. 1927 की बात हो रही है. ठीक है, सो इस कमिटी ने रेकमेंड किया कि हमें एक इंस्टीट्यूशन प्लेस करना चाहिए. We need to place an institution which will basically cater to our needs of Indian rupee. अब याद करो ना, है ना, उस टाइम पीरियड पे क्या था? ब्रिटिश शिप्स आ रहे थे भारत के कोस्ट पर, और उनकी नीड क्या थी कि भाई यहां से रॉ मटेरियल खरीद के ले जाएं, है ना. अब रॉ मटेरियल खरीदने के लिए इंडियन रुपी में पैसा चाहिए, आपको रुपी चाहिए. मार्केट में जाएंगे तो रुपी दे के आएंगे, बट लेके क्या आ रहे हैं घर से? पाउंड, राइट. सो एक इंस्टीट्यूशन चाहिए जिसको हम पाउंड दे, रुपी दे दे. फिर हम गए मार्केट में, खरीदारी करके आए, वी हैव परचेज्ड एनफ रॉ मटेरियल, वापस आए, राइट. हमने जो बचा कुचा रुपया है वो वापस दिया, पाउंड लिया, ठीक, और घर निकल गए रॉ मटेरियल के साथ, राइट. सो इस जरा से रोल के लिए मतलब आरबीआई को लाया गया था, राइट. सो यू कैन अंडरस्टैंड विद दिस आरबीआई वाज प्लेस्ड थ्रू आरबीआई एक्ट ऑफ 1934. 1934 के आरबीआई एक्ट के थ्रू, ठीक है, आरबीआई का गठन किया गया 1 अप्रैल 1935 को. 1 अप्रैल 1935 RBI was created and it became functional also. ठीक है, और इसके जो गवर्नर थे, गवर्नर 1 अप्रैल 1935 को जो अपॉइंट किए गए, इट वाज सर ऑसबॉर्न स्मिथ. सर ऑसबॉर्न स्मिथ. रोल क्या रहेगा? रोल बस सिंपल सा है. रोल इज, एक तो इंडियन रुपी होल्ड करना है, इंडियन रुपी होल्ड, इंडियन रुपी, है ना. इंडियन रुपी होल्ड करना है, ठीक, जहां से इसको पावर मिल रही है रुपी को प्रिंट करने की, मिंट करने की. और सेकेंडली फॉरेन करेंसी को होल्ड करना है, फॉरेन करेंसी को होल्ड करना है, राइट. सो विद दीज टू पावर्स आरबीआई वाज क्रिएटेड. द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट अबाउट दिस इज दैट आरबीआई वाज एक्चुअली क्रिएटेड एज अ प्राइवेट बैंक. 1935 में जब आरबीआई को बनाया गया तो आरबीआई अपने आप में केवल एक प्राइवेट बैंक की भूमिका में था. इट वॉज जस्ट अ प्राइवेट बैंक. ठीक है, वो तो आज़ादी के बाद जब आज़ाद हुए 1947 में, देन इन 1949, 1 जनवरी 1949, वी नेशनलाइज्ड आरबीआई, एंड थ्रू बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949 वी फर्दर एडेड टू द पावर्स ऑफ आरबीआई. सो इन दो पावर्स के साथ एक और पावर दी गई आरबीआई को, राइट. So, on 1st of January 1949, ठीक है, 1st of January 1949, RBI was nationalized and through Banking Regulation Act,
of 1949 itself, RBI was given the powers to regulate the banks in India. क्या करेगा? It will simply regulate the banks in India. ठीक है, सो ये बात आपको याद रखनी है कि आरबीआई को बैंकों को रेगुलेट करने के जो अधिकार हैं वो इस पर्टिकुलर एक्ट के थ्रू दिए गए हैं. ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस. अब यही सारा मैं बेसिक चीजें आपको कुछ फैक्ट्स के फॉर्म में प्रेजेंट कर रहा हूं. ठीक है, सो यू कैन टेक अ नोट ऑफ दिस ऑल्सो. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया वॉज एस्टैब्लिश्ड ऑन 1st of April 1935 in accordance with Reserve Bank of India Act of 1934. हमने पीछे देख लिया है ना. और उस टाइम पे जो सेंट्रल ऑफिस था रिजर्व बैंक का वो कोलकाता में या कैलकाटा में उस समय एस्टैब्लिश किया गया था. ठीक, परमानेंटली इसको मूव किया गया. इट वाज परमानेंटली मूव टू मुंबई है ना. उस टाइम पे बॉम्बे, उस टाइम पर बॉम्बे, आज के टाइम पर तो नेम बदल गया इसका. सो दैट एट दैट पॉइंट इन टाइम इट वाज कॉल्ड बॉम्बे इन 1937. 1937. So 2 साल के अंदर अंदर इसका जो परमानेंट ऑफिस था इट वाज मूव टू बॉम्बे. राइट, नाउ रिमेंबर सेंट्रल ऑफिस इज दैट प्लेस वेयर द गवर्नर सिट्स. जहां पर गवर्नर रहेंगे और गवर्नर कन्वीन करेंगे मीटिंग्स, वही सेंट्रल ऑफिस है. राइट, एंड दिस इज द प्लेस वेयर पॉलिसीज आर फॉर्मुलेटेड ऑल्सो. राइट, सो ओरिजिनली RBI was privately owned, but since nationalization in 1949, कब हुआ? 1st of January 1949. Since then, Reserve Bank of India is owned by Government of India itself. आज की डेट में इसकी ओनरशिप जो है सरकार के है. 100% owned by Government of India. Right? पहले RBI के गवर्नर हमारे सर ऑसबॉर्न स्मिथ and the first Indian governor of RBI to be appointed in 1943. 1943 is your CD Deshmukh. CD Deshmukh, ठीक है, ICS हैं ये भी. He was selected as ICS, ठीक है, during the British time period. So CD Deshmukh was appointed as first governor of RBI. Present governor of RBI की बात करें, it is शक्तिकांता दास. ये है present governor of RBI. Present governor of RBI. ठीक है जी. नेक्स्ट हम बात करते हैं सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई की. सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई. सो रिजर्व बैंक्स अफेयर्स दे आर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. आरबीआई के जो अपने अफेयर्स हैं, डे टू डे अफेयर्स हो गया, दिस इज ऑल टुगेदर गवर्न्ड बाय द सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई इटसेल्फ व्हिच कंप्राइजेस ऑफ डायरेक्टर्स. ठीक है, नाउ दिस बोर्ड इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कीपिंग विद द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट. मतलब ये सारी की सारी जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मतलब कौन मेंबर होगा, कैसे डायरेक्टर्स नॉमिनेट होंगे, कैसे अपॉइंट होंगे, ऑल ऑफ दिस कम्स फ्रॉम आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 इटसेल्फ. सो आपको याद रखना है ना, कि ये सारे के सारे जो हैं लॉ के थ्रू मैंडेट किए जा रहे हैं. ठीक है, सो सेंट्रल बोर्ड ऑफ आरबीआई इज अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया. ठीक है, याद रखिएगा कॉन्स्टिट्यूशनल कुछ नहीं है, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पे कुछ नहीं लिखा है. ठीक है, सो इट इज नॉट कॉन्स्टिट्यूशनल, प्लीज रिमेंबर दिस. इट इज स्टैट्यूटरी, इट इज सिंपली स्टैट्यूटरी. इतनी बात तो समझ आती होगी आई बिलीव, है ना. देखिए सिंपल सा फंडा ये है, अगर कॉन्स्टिट्यूशन के किसी प्रावधान में किसी आर्टिकल में कुछ लिखा है तो कॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा. जैसे कॉन्स्टिट्यूशन कह रहा है कि भारत के राष्ट्रपति होंगे, है ना, प्रेसिडेंट होंगे. सो प्रेसिडेंट क्या है? प्रेसिडेंट इज अ कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी. ठीक है, क्या हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है कि आरबीआई का सेंट्रल बोर्ड ऑफ होगा? नहीं, ऐसा कहीं नहीं कहता, इसलिए कॉन्स्टिट्यूशनल नहीं है. ठीक है, तो कई बार यूपीएससी ये ट्रैप ले डाउन करता है, कॉन्स्टिट्यूशन शब्द मेंशन करता है ना, पोजीशन के पीछे, बोर्ड के पीछे. आप कॉन्स्टिट्यूशन शब्द हटा दीजिए, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी आरबीआई मेंशन नहीं है. ठीक है, क्या है, कहां पर मेंशन्ड है? इट इज सिंपली मेंशन्ड इन आरबीआई एक्ट ऑफ 1934 एंड सेकेंडली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949. ये दो एक्ट्स हैं, एक्ट हैं. एक्ट मतलब स्टैच्यूट, कानून, लॉ. राइट, तो किस तरह की बॉडी हुई? स्टैच्यूटरी बॉडी हुई. इट इज सिंपली अ स्टैच्यूटरी बॉडी. सो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्ट मैंडेट करता है सरकार को दैट गवर्नमेंट हैज टू अपॉइंट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स. Now remember this particular board is nominated or appointed for a period of 4 years. So ये है time period. It is appointed, nominated for a period of simply 4 years. Constitution क्या होगा बोर्ड का? Right? You will have official directors here
आपको इसमें नजर आएंगे ऑफिशियल डायरेक्टर्स. सो यू विल हैव फुल टाइम डायरेक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ गवर्नर एंड नॉट मोर देन 4 डेप्यूटी गवर्नर्स. सो आपको गवर्नर प्लस मैक्सिमम कितना हो सकता है, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स हो सकते हैं, 4 डेप्यूटी गवर्नर्स. ठीक है, इसको एक्सीड नहीं कर सकते. वी कैन नॉट गो बियॉन्ड 4. ठीक है जी. देन यू विल ऑल्सो हैव नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स. ये तो हो गए हमारे ऑफिशियल. ठीक है. देन वी ऑल्सो हैव नॉन ऑफिशियल डायरेक्टर्स. Now non-official directors, they are nominated by the government and plus there will also be other 4 directors here. So nominated by the government में we have 10 directors from various fields and 2 government officials. Nominated by the government में 10 directors from various fields and 2 government officials. Then others में simply जो 4 RBI के अलग अलग regional boards हैं, local boards हैं, वहां से directors आएंगे. So others के केस में we have 4 directors, 1 each coming from 4 local boards. ठीक है. Guys, we'll continue the remaining topics in the next part.